इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेरी प्रीवियस वीडियो मीनिंग डिफरेंस एंड प्रिंसिपल पे थी, तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ एक पर्सन की लाइफ में 5 स्टेजेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीनेटल पीरियड, जो कि 9 मंथ्स बिफोर बर्थ होता है, मतलब मदर्स वोम में जो होता है वो प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। देन सेकेंड आता है इन्फेंसी, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से शुरू होता है और 2 साल तक होता है। ठीक है। देन थर्ड आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 साल से शुरू होता है और 6 साल तक रहता है। लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स का, एंड एडोलेसेंस जो कि 11 to 19 ईयर्स के बीच में होता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में, बट हम स्टार्ट के 3 भी ब्रीफली पढ़ लेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड शुरू होता है जब मदर अपने बेबी को कंसीव करती है, ये वहाँ से शुरू होता है और बर्थ तक रहता है। मतलब ये पूरा जो पीरियड है वो मदर्स वोम में होता है। ठीक है, तो टाइम इज बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। ठीक। सेकेंड इज जहाँ बेबी डेवलप होता है मदर्स वोम में, तो उसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो बेबी कैसे डेवलप होता है, वो ये 3 स्टेजेस से डेवलप होता है। फर्स्ट इज जर्मिनल स्टेज, सेकेंड इज एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड थर्ड इज फैटल स्टेज। जर्मिनल स्टेज में हम ये फिगर से समझेंगे ये तीनों स्टेज को। जर्मिनल स्टेज 0 to 2 वीक्स में होता है। ठीक। यहाँ पर प्लासेंटा फॉर्म होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक। एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 to 8 वीक्स के बीच में होता है, जहाँ पर बच्चे के वाइटल ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, सिस्टम बनना शुरू होता है। और जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और फैटल स्टेज में जो कि 9 वीक से शुरू होता है और बर्थ तक रहता है, यहाँ पर बच्चे का बॉडी थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट होता है, थोड़ा हाइट और वेट बढ़ता है, ब्रेन सेल्स उसके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज ऐसा जाता है और इसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। ये तीनों स्टेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीनेटल पीरियड में। सेकेंड स्टेज है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी शुरू होता है जब बच्चा बॉर्न होता है, वहां से लेकर 2 ईयर्स तक का स्टेज इन्फेंसी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा क्या सीखेगा, क्रीपिंग कैसे करते हैं, क्रॉलिंग कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें वो ये स्टेज में सीखता है। और ये स्टेज में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को पहचान सकता है और अपने सिबलिंग्स को। ठीक है, मोस्टली पेरेंट्स को ही पहचान सकता है। अब ये स्टेज में बच्चे की फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है उस पर हम बात करेंगे। अब बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो ये स्टेज में बच्चे का हाइट और वेट ना बहुत ही जल्दी बढ़ता है। ठीक है, हाइट और वेट सबसे जल्दी बढ़ने लगता है। अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व किए होंगे तो उसका सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या रहता है पता है, वो हेड रहता है। हेड सबसे ज़्यादा नोटिसेबल पार्ट रहता है, क्योंकि उसके बॉडी के हिसाब से उसका हेड जो है वो थोड़ा हाईएस्ट प्रोपोर्शन में होता है। एंड उसका मिल्क टीथ आना स्टार्ट होता है जब वो 6 से 7 मंथ्स में एंटर करता है, तब अपीयर होने लगता है उसका मिल्क टीथ, जो टेम्पररी टीथ है। फिर उसके बोन्स की बात करें तो उसके बोन्स जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर उनके होता है और लेस अमाउंट ऑफ मिनरल उनके प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए उनका बोन्स सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए हमको ध्यान देना होता है जब हम छोटे बच्चों को हैंडल कर रहे हो, ताकि कोई भी बोन डिफॉर्मिटीज ना हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल डेवलपमेंट, समझ आई बात। अब आते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये स्टेज में बच्चे का सेंस ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, उतना वेल डेवलप नहीं रहता है। वो हर एक लेडी को अपनी माँ समझने लगता है, तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट उसके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो है ना, ब्राइट कलर पे, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लगता है। अब जब वो रोता है तो उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो रोना उसकी जो है
एक लैंग्वेज बन जाती है वो टाइम कि वो रोएगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, बाय द एज ऑफ 1 चाइल्ड मे लर्न फ्यू वर्ड्स बाय इमिटेशन, अ कपल ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस। मतलब बच्चा इस एज में कुछ वर्ड सीखने लगता है, जैसे मामा या पापा या कुछ तो भी ऐसा बोलेगा, कोई वर्ड सीख जाता है जो कि अपने वो सराउंडिंग्स में सुनता है। ठीक है, या उसको सिखाते हैं कि मुझे मामा बोलो या मुझे पापा बोलो, तो वो चीज़ वो बोलने लगता है। बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसका रोना ही उसकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो रो रहा है बच्चा मतलब उसके अंदर इमोशंस है। ठीक है, तो द इन्फेंट क्राई सो इट इज द एविडेंस दैट ही हैज द इमोशंस इन हिम। मतलब वो रोना ही ये एविडेंस बन जाता है कि यस, ही हैज इमोशंस इन हिम। सेकेंड, चाइल्ड्स इमोशंस कैन बी सीन थ्रू सिंपल रिस्पॉन्सेस। मतलब वही चीज हो गई, रोना वो उसका सिंपल रिस्पॉन्स है इमोशंस देखने के लिए। थर्ड इज अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेस कैन बी सीन समटाइम्स। मतलब अगर बच्चे को हम थोड़ा कभी कभी डरा दे, या तो कभी क्रैकर्स की आवाज वो सुन ले या कोई लाउड नॉइज सुन ले, तो वो डर जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्स हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है इमोशनल डेवलपमेंट में। बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो ये स्टेज में बच्चा जरा भी सोशल नहीं होता है। ठीक है। देन सेकंड इज सेल्फ सेंटर्ड अबाउट हिज फिजिकल नीड्स। मतलब अपनी नीड्स के लिए बच्चा बहुत ही कंसर्न होता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो रोता है ताकि उसको वो चीज़ मिल जाए। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स पर जो है उसका मेन फोकस रहता है, अपनी नीड्स के लिए कंसर्न रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसको सेल्फ सेंटर्ड बोला जाता है। ये स्टेज में वो अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसीलिए सबसे पहला जो सोशल कांटेक्ट फॉर्म होता है वो उसके पेरेंट्स के साथ होता है, या तो फिर केयर टेकर्स के साथ। ठीक है। नाउ सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 years के बीच में। यहाँ पर हम बच्चे को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में एक्सपोज नहीं करते, या उसको ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं भेजते, बल्कि हम उसको प्री स्कूल या तो फिर प्ले स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पे वो प्ले वे के जरिए कुछ सीखे या समझे। ठीक है। नेक्स्ट इज ये ऑब्जर्व करता है अपने एल्डर्स को, या तो कार्टून देखता है तो वो कार्टून कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता है, या उसके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं, उसके इन्वायरमेंट में जो भी लोग हैं जिससे वो इंटरेक्ट करता है उसको ऑब्जर्व करेगा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और इमिटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब उनको कॉपी करेगा, उनकी तरह आवाज निकालेगा या उनकी तरह चलने की या बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग्स को बच्चा बहुत ही ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये स्टेज को लर्निंग ईयर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ही हाई होता है और ईगरनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। हर चीज़ को लेकर इसको हर चीज़ जाननी होती है। ठीक है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना होता है। तो इसलिए ये स्टेज को लर्निंग ईयर्स भी कहते हैं। अब देखते हैं ये स्टेज में बच्चे का फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है। बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंटल चेंजेस अकर इन अ रिलेटिवली स्लोअर पेस एज कंपेयर टू इन्फेंसी। मतलब ये स्टेज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो रहता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी। इन्फेंसी में उसका रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है, हाइट और वेट में, बट यहाँ पर थोड़ा स्लो रहता है, स्लो एंड स्टेडी होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट कैन बी सीन। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जहां पर उसका लार्ज मसल डेवलप होना शुरू होता है, जिससे वो रनिंग करता है, जंपिंग करता है, ठीक है, और बैलेंसिंग करता है। तो ये सब के लिए उसका लार्ज मसल्स प्रॉपर डेवलप होना ज़रूरी है, वो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में उसके स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है, वो प्रॉपर डेवलप होना चाहिए, जिससे वो राइटिंग सीखता है, ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसका स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो ये हुआ फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये स्टेज में बच्चा जो है वो यूज करता है सिंबॉलिक थॉट टू परफॉर्म मेंटल टास्क, या तो फिर मेंटल एक्टिविटी। कोई भी उसको मेंटल टास्क दे दो या मेंटल कोई एक्टिविटी दे दो, उसको वो अपने सिंबॉलिक थॉट का यूज करके सॉल्व कर सकता है। जैसे उसको कोई पजल दे दो तो वो थोड़ा अपना दिमाग लगा के कुछ
सिंबॉलिक थॉट लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अगर सिंपल है तो वो कर सकता है। ये स्टेज में बच्चे का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब उसको 10 to 15 मिनट्स में अपनी एक्टिविटीज जो है वो चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत ही कम है, मतलब वो एक जगह बहुत देर तक ध्यान लगा के वो चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए वो एक्टिविटी अपनी हर 10 to 15 मिनट्स में चेंज करता रहता है। नेक्स्ट इज वेरी टॉकेटिव एट दिस स्टेज बट अ गुड लिसनर व्हेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग टोल्ड। मतलब ये स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा बात करता है, अननेसेसरी चीजें भी बोलता रहता है, हमको सुननी पड़ती है कभी कभार, तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लिसनर होता है अगर हम उसको अच्छी कोई स्टोरी सुना रहे हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ये स्टेज के बच्चे को कोई स्टोरी बोलेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपकी स्टोरी को सुनेंगे, आपकी बात को सुनते हैं। एबल टू यूज लैंग्वेज, यहाँ पर बच्चा आसानी से एक दूसरे से बात कर सकता है और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो ये स्टेज में बच्चे को अकेले रहने से डर लगता है, उसको अंधेरे से डर लगता है और उसको फियर ऑफ एनिमल्स भी होता है। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो शो साइन ऑफ जेलेसी ऑफ सिबलिंग्स। वो अपने ही सिबलिंग से थोड़ा जेलेसी फील करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स इसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं मुझे कम, या इसको ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे कम। तो ऐसा कुछ उनके अंदर इमोशंस डेवलप होने लगता है। फिर वो थोड़े ईगोसेंट्रिक भी हो जाते हैं। ईगोसेंट्रिक मीन्स वो अपने टॉयज को लेकर बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं अपना टॉयज शेयर करने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा करे तो वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाने लगते हैं इस स्टेज को लेकर। फिर वो एनिमिस्टिक भी थोड़ा इस स्टेज में होते हैं, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझने लगते हैं, इसी को बोलते हैं एनिमिज्म। मतलब जैसे कि टॉयज है उनका, ठीक है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है बट उनके लिए वो एक लिविंग है। अगर आप उनके टॉयज को हिट करोगे तो वो लिटरली रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इसके अंदर जान है। ठीक है, तो ये होता है एनिमिज्म। बात करें सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट की, तो द चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करता है ये स्टेज में। अपने फीलिंग्स को समझने लगता है कि आइडेंटिफाई फीलिंग ऑफ सेल्फ और दूसरों की भी फीलिंग्स को समझता है और सुनता है। ठीक है, ऑल्सो फील एम्पैथी, मतलब दूसरों के फीलिंग्स को समझना या उनकी कदर करना। ठीक है, तो ये स्टेज में ये चीज उसके अंदर आने लगती है। फिर ये स्टेज में बच्चे के अंदर थोड़ा डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो जाती है। शुरू की एज में बच्चा अपने पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, बट आफ्टर 4 years 4 साल के बाद उसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट सेपरेशन वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद में वो अपने प्लेमेट्स के साथ भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिखाने लगता है। विद द इंक्रीज इन एज ही लर्न्स टू मैनेज हिज इमोशन एंड कैन स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। मतलब वो डिपेंडेंसी थोड़ा रिड्यूस हो गई तो टॉलरेट करने लगा सेपरेशन थोड़ा, तो इसीलिए उससे थोड़ा स्टैब्लिश भी उसका रिलेशनशिप होने लगता है दूसरों के साथ और अपने इमोशंस को भी मैनेज करना सीख जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड शुरू होता है जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंट्री करता है। तो बिटवीन 6 to 12 years ऑफ ओल्ड जब बच्चा रहता है तो वो काउंट होता है लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में वो आता है। ठीक है, ये स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चाइल्ड है वो ट्रेडिशनल स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और इसको ट्रबलसम स्टेज भी कहते हैं। ठीक, नाउ whatever child learns at this stage greatly influence the child throughout his life। मतलब बच्चा ये स्टेज में जो भी चीज सीखता है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है उसके आगे आने वाली जिंदगी में। ठीक है, चाहे वो अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो। नाउ इंक्रीजिंग अटेंशन एंड स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे उसका अटेंशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है, मतलब वो कोई भी चीज पे ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है और कहीं भी एक जगह
कंसंट्रेशन, जहाँ जिस चीज में जरूरत पड़े कंसंट्रेट करने की, वो वहां पे उतना कर सकता है और अटेंशन भी उसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड बिगिंस एट दिस स्टेज। मतलब उसके अंदर जो भी उसकी क्रिएटिविटी है, जो भी वो कर सकता है, जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है, वो सारा कुछ ये स्टेज के अंदर, ये स्टेज में ही वो दिखा सकता है, यहीं से शुरू कर सकता है वो। ठीक। नाउ एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देयर पीयर ग्रुप देन टू देयर पेरेंट्स। मतलब ये स्टेज में बच्चे को अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ लेस टाइम स्पेंड करता है, बट अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब यहाँ हम देखेंगे बच्चे की ये स्टेज में फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है ये स्टेज में। ठीक। बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो यहाँ बच्चे की जो ग्रोथ रहती है, फिजिकल ग्रोथ, वो थोड़ी स्लो रहती है बट स्टेडी रहती है। मतलब चलती रहती है, लेकिन कैसे चलती है? स्लोली चलती है। ठीक है। हाइट एंड वेट वेरिएशंस कैन बी अफेक्टेड बाय पुअर न्यूट्रिशन। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन, अगर फूड प्रॉपर नहीं मिले, या फिर अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपरली नहीं दी जाएगी, तो उसके हाइट और वेट पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अफेक्ट करेगा ये चीज। बोन्स यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं। जैसे इन्फेंसी में बच्चे के बोन्स कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, बट यहाँ पर बच्चे के बोन्स जो है हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, यही एक स्टेज है जहाँ पर लड़कियों की हाइट जल्दी बढ़ती है, वो थोड़े ज्यादा टॉल होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट। बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होने लगता है, और यहाँ पे मसल टिश्यू भी उनके इंक्रीज होने लगते हैं, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे बच्चे का जो थिंकिंग पावर है, इमेजिनेशन पावर है, पावर ऑफ मेमोरी और अटेंशन बहुत ही बढ़ जाता है। मतलब बच्चा यहाँ पे अच्छे से सोच सकता है, कोई चीज इमेजिन कर सकता है, कोई चीज याद कर सकता है। ठीक है। अटेंशन पावर भी यहाँ पे उसका इंक्रीज हो जाता है। मतलब कोई भी चीज को बहुत ज्यादा देर तक अटेंशन वो दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो जाता है। सो ये पीरियड है एक, जहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, और जहाँ पे उसको कैपेसिटी रहती है कोई भी चीज लर्न करने की। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब अब वो स्कूल जाने लगा तो उसका वर्ल्ड थोड़ा एक्सपांड हुआ, तो इसीलिए उसको लोगों की समझ होने लगती है, लोगों के इंटरेस्ट की और कोई भी चीज़ों की समझ होने लगती है, तो इससे वो कंसेप्ट फॉर्म करने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से उसका डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, कोई भी चीज़ समझ आने लगती है कि नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है या ये मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर एक्टिविटी से रिलेटेड। सो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। मतलब यहाँ पे बच्चे को हैंडवर्क अच्छा लगता है, क्राफ्ट वर्क अच्छा लगता है, सारी कुछ क्रिएटिव चीजें उसको करनी अच्छी लगती है, देखनी अच्छी लगती है, ड्राइंग करने अच्छा लगता है उसको, गेम्स एंड स्पोर्ट अच्छे लगते हैं जो उसके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें डेवलप होने लगती है। उसको कैपेसिटी रहती है लर्न करने की, कोई भी चीज सीखने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। मतलब अगर उसको एरिथमेटिकल कोई एक्टिविटीज करा रही है, या राइटिंग कुछ वर्क कर रहा है, या रीडिंग कर रहा है, तो उसके अंदर बहुत ही अटेंशन होता है, वो पे कर सकता है और वो चीज वो सीख सकता है। ठीक है। इसी तरह स्कूल्स के भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी लॉज है, जो भी डिसिप्लिन है, वो भी वो फॉलो करता है और उसको समझता है। इन शॉर्ट उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है कोई भी चीज सीखने के लिए, समझने के लिए। और कोई भी नॉलेज को वो सीख सकता है इमिटेशन के भी जरिए। जैसे कि अगर कोई टीचर उसको कुछ समझा रही है, तो वो चीज को वो इमिटेट भी करेगा और उसको समझने की भी कोशिश करेगा। ठीक है। तो उसके अंदर कैपेसिटी टू लर्न भी है। बात करें सोशल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट की, तो द चाइल्ड सोशल एनवायरनमेंट आर वाइडेंड, हिज क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड ट्रेन हिम हाउ टू फील
थिंक एंड एक्ट टुगेदर विद अदर्स। मतलब जब वो स्कूल जाने लगता है तो वहां पर स्कूल में वो ये चीज सीखता है, अपने क्लासरूम में और प्लेग्राउंड में ये चीज सीखता है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए ही कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ रह के काम करना चाहिए। तो ये चीज बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो सीखता है। ठीक है, ही लर्न सम ऑफ द सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी। जब बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, मतलब जब ग्रुप वर्क करता है या ग्रुप प्ले करता है तो वो चीज समझने लगता है, सोशल रूल्स और नॉर्म्स समझ में आने लगती है उसको। ठीक है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो डेफिनाइट रूल्स होते हैं, वो समझने की कोशिश करता है और उसको ये एज में समझ आने लगती है। इसीलिए ये एज को प्ले एज और गैंग एज भी बोलते हैं। प्ले एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रुप एक्टिविटी जब करता है तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, और गैंग एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने गैंग के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहता है। ठीक है, जो भी रूल्स है बहुत ही फेथफुली और बहुत ही लॉयल्टी के साथ वो लोग फॉलो करते हैं उस चीज को, इसलिए ये स्टेज को प्ले एज और गैंग एज भी बोलते हैं। बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ बच्चे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। वो बिलीव करता है शेयरिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब लव और अफेक्शन शेयर करना उसको अच्छा लगता है। वो बहुत सारे इमोशंस जो है एक्सपीरियंस करने लगता है ये स्टेज में, जैसे कि फियर, एंगर, जॉय और एंजाइटी। सो ये सारी चीजें वो एक्सपीरियंस करने लगता है ये स्टेज में। उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर वो जरा भी वरीड नहीं होता है, जरा भी उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है ये स्टेज में। उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम, सो ही डिवोट्स ऑल हिज एनर्जी एंड अटेंशन टू देम। मतलब उसके लिए बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो अपनी सारी एनर्जी, सारा जो अटेंशन रहता है वो उसी पर वो लगाए रखता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। नाउ नेक्स्ट हमारा है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वर्ड आया है एडोलिस ईयर से, जिसका मतलब होता है टू गो इनटू एडल्टहुड, एडल्टहुड में जाना। ये एक ब्रिज है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने का। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टोर्म भी बोला जाता है, और ये इस इंसान की जिंदगी का सबसे क्रिटिकल फेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फेस करने में अपने फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसको फेस करने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल पे एक आने लगता है, तो उस मैच्योरिटी की वजह से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। इन दिस स्टेज अ पर्सन मस्ट मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब यहाँ तक बच्चा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब यहाँ से बच्चे को थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब अब तक डिपेंडेंट था बट अब उसको ऑटोनॉमी पर आना है, मतलब इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, इस स्टेज को अनरियलिज्म भी कहा जाता है, स्टेज ऑफ अनरियलिज्म भी कहा जाता है। अनरियलिज्म का मतलब है यहाँ पर बच्चे को एक डिजायर्स और एस्पिरेशन जो है होने लगती है, जो चीज को वो पा नहीं सकता वो चीज को वो सोचने लगता है ये स्टेज में, और कभी कभी यही चीज को लेकर उसको इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल का हाइट और वेट बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसकी हाइट और वेट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स जो है वो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा वरिड भी होती हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होती हैं। यहाँ पर उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि उनके वॉइस में हैवीनेस आने लगता है, उनकी वॉइस चेंज होने लगती है, बॉयज में जो फेशियल हेयर ग्रोथ आने लगता है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स भी इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं ये स्टेज में, क्योंकि ये स्टेज 13 टू 19 ईयर्स के बीच में होता है, तो इसलिए उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होने लगते हैं।
कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एडोलेसेंट का जो है माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, उसके अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होने लगता है, कोई भी चीज़ को सोचने के लिए, और रीजनिंग पावर भी स्ट्रांग होने लगती है। ठीक है, जैसे कि वो अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, यहाँ पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज फॉर्म होने लगते हैं, उसको क्वेश्चंस आने लगते हैं, लॉजिकल थॉट उसके अंदर डेवलप होने लगती है और आने लगते हैं उसको। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब एक चिल्ड्रन से ज्यादा जल्दी वो कोई भी चीज को सोच सकता है, उससे ज्यादा स्पीड में वो चीज सोच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, मतलब अपने थॉट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वो प्रेजेंट कर सकता है। जैसे बच्चे कैसे डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अपने थॉट्स को बताते हैं, बट यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन सीख जाता है, किसका? अपने थॉट्स का। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पर बच्चा आ जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को फुटबॉल दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि ये फुटबॉल है, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये फुटबॉल है। बट यहाँ पर अगर एक एडोलेसेंट को बताएंगे कि हाँ ये फुटबॉल है, तो वो बिना देखे ही समझ जाएगा कि हाँ फुटबॉल कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है नॉट। ठीक है, तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जा रही है, उसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पे आ जाता है, मतलब वो इमेजिनेशन से ही वो चीज समझ जाता है, चाहे भले से वो नहीं देखे या उसको एक्सपीरियंस नहीं करे, बट उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से समझ आने लगती है। ठीक है, इमेजिनेशन के जरिए, तो इसीलिए यहाँ पर उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है। जैसे कि उसको ये भी समझ में आने लगता है कि ट्रस्ट क्या है, फेथ क्या है, बिलीफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब नॉन कॉन्क्रीट थिंग्स है। हम बच्चे के सामने ये सब चीज ला के नहीं रख सकते हैं, ये सिर्फ उसको इमेजिन करने की है, तो इसीलिए उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है यही स्टेज में। अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए सबसे अच्छा रिलेशन उसका किसके साथ रहता है? अपने दोस्तों के साथ, और बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप भी वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के एडवाइस पे या पेरेंट्स जो बोलते हैं उस चीज के अपोजिट ही काम करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उस वजह से आर्ग्यूमेंट होती है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगती है, और लेस टाइम भी बहुत ज्यादा फैमिली और पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक, देयर म्यूजिक प्रेफरेंस, ईटिंग स्टाइल एंड ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो चेंजेस एंड बिकम इम्पॉर्टेंट। उनका म्यूजिक प्रेफरेंस क्या है, कौन सा गाना सुनना है, उनके ईटिंग स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज होने लगती है ये स्टेज में। ठीक है, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यहाँ पर वो चीज। नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में बच्चा अपने कॉन्सेप्ट खुद ही बना लेता है। ठीक है, दे बिगिन टू फॉर्म हिज और हर ओन कोड ऑफ एथिक्स, मतलब अपने एथिक्स, मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये वो खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, दे मेक देयर फ्यूचर गोल्स एंड मेक देयर ओन प्लान्स, वो अपने फ्यूचर गोल्स भी खुद ही बनाता है और अपने जो प्लान्स है वो भी खुद ही बनाता है, किसी और के प्लानिंग पर या किसी और के प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्टेज पर बच्चा स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, उसको समझ नहीं आता कि वो अभी भी छोटा है या वो बड़ा हो गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि तुम अभी ये चीज के लिए छोटे हो, तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुम अभी ये चीज के लिए बड़े हो गए हो, तो उसको अपनी आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। ठीक है, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करता है, और इस स्टेज को इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, शो लेस अफेक्शन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड कंप्लेन अबाउट पेरेंटल इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली वो अपने पेयर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसीलिए कम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ देता है, और अफेक्शन भी, लव एंड अफेक्शन भी अपने पेरेंट्स को कम देता है। और जब उसके पेरेंट इंटरफेयर करने लगते हैं उसकी पर्सनल लाइफ में, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होने लगती है और वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यही एज में बच्चे को अल्कोहल, सिगरेट और ड्रग्स का भी आदत लग जाती है। ठीक है, मूड स्विंग्स भी बहुत होने लगता है अगर ग्रोथ सेम नहीं हुई है। ठीक है, तो नेम कॉलिंग भी होने लगता है, बुलिंग भी स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने लगती है।
देख लेते हैं रोल ऑफ स्कूल क्या होना चाहिए एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। मिड डे मील हो सके तो बच्चे के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा हो, और अगर उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो उसका स्टडी में भी फोकस रहेगा। सेकंड, मेडिकल चेकअप्स करवाने चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली तो वो ट्रीटमेंट के जरिए सही हो सके और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो सके। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स करवाने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करवाने चाहिए, ताकि उनके बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छी हो। नेक्स्ट आता है फिर सोशल प्रोग्राम स्कूल में रखवाने चाहिए, ताकि बच्चा सोशली एक दूसरे से इंटरैक्ट अच्छे से करे, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी हो, ठीक है, सोशली अच्छा बन पाए बच्चा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है काउंसलिंग सेल। बच्चे के लिए काउंसलिंग सेल रखवाना चाहिए, ताकि अगर उसको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है और अगर वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है तो वो यहाँ कर सकता है। इससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, इससे आगे की सारी इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस आप तक पहुंचते रहेगी। ठीक है, थैंक यू।